महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने नजर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। छत पर मेरा भाई खड़ा था और मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि उसकी हरकतें कुछ बदल गई थीं। अब वह पहले की तरह मेरी इज्जत नहीं करता था और मुझसे बात करते समय उसकी नजरें भी झुकी हुई नहीं रहती थीं। उसकी बातों के भी कई मतलब निकलते थे, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर देती थी क्योंकि वह घर में सबका लाडला था। वह घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए सब उसके नखरे उठाते थे। यहाँ तक कि माँ भी उसके खिलाफ किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। मेरा पिता भी उससे बहुत प्यार करता था और मुझे हिदायत देता था कि उसका ख्याल रखा करो। जब मैंने उसे नजरअंदाज किया तो थोड़ी देर बाद वह नीचे आकर मेरे करीब ही बैठ गया। उस वक्त मैं दुपट्टे के बारे में बिल्कुल भी बेपरवाह थी। उसके करीब आकर बैठने से मैं असहज हो गई और तेजी से अपना दुपट्टा ठीक किया। वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, दीदी मुझसे अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं कौन सा पराया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और कहा, मेरे पति के अलावा मेरे लिए हर कोई हराम है। मेरी बात पर वह खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, आपसे पहले भी मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं जो अपने पति को ही अपनी सारी दुनिया मानती थीं, लेकिन वह सिर्फ कुछ समय के लिए था, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। मैंने कहा, मुझे मेरे पति के अलावा कोई नजर नहीं आता। मेरे शादी को दिन ही महीने हुए थे और मैं अपनी माता पिता के घर आई थी। उसकी बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गई और उससे पूछने लगी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, आपको अभी नहीं बल्कि कुछ दिनों बाद इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। वह जोर से हंसते हुए बोला, सिर्फ कहने नहीं बल्कि वह सब तुम्हें खिलाने भी आऊंगा ताकि तुम भी जिंदगी का असली मजा ले सको। यह कहते ही वह वहाँ से चला गया। उसे हंसता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मन में आया कि उसे खरी खोटी सुना दूं, लेकिन माँ के कारण मैं चुप रह गई। मेरी माँ मेरी ओर आ रही थी और उसे देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, गजब हो गया है। मैंने पूछा, क्या हो गया है। उसने जो बात बताई वह सुनकर लगा जैसे सातों आसमान मेरे ऊपर आ गिरे हों। दरअसल मेरे पति की तबीयत ऑफिस में अचानक खराब हो गई थी। मेरा पति और उनकी दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। जब वह उन्हें अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि मेरे पति को कैंसर है और वह दूसरी स्टेज पर है। यह सुनकर मैंने कपड़े वहीं छोड़े और रोते हुए अपनी माँ की ओर बढ़ी। मैंने उनसे मिन्नत की कि मुझे मेरे पति के पास ले चलें। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, अभी सब कुछ कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन तुम्हें अपने पति का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने तेजी से हाँ में सिर हिला दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उस समय मेरे दिमाग में अपने भाई का चेहरा भी घूम रहा था। अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो मेरा भाई मुझे नोच डालता और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देती। थोड़ी ही देर बाद जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो अचानक अपने भाई से टकरा गई। वह भी उसी वक्त घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। मैंने एक नजर अपनी माँ पर डाली जो मुझसे काफी दूर निकल गई थी। भाई ने धीरे से मेरे कानों में कहा, जिस लम्हे का मुझे इंतजार था वह लम्हा आ गया है। अब तुम बिल्कुल अकेली हो, यानी अब तुम बहुत जल्द ही मेरे करीब आओगी। उसकी बात सुनकर गुस्से में आकर मैंने उसके चेहरे पर थूक दिया। अचानक भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे पहले कि मैं वहाँ से निकलती, उसने जोर से मेरी बाजू पकड़ ली और मुझे दीवार से लगाते हुए कहा, इस चीज का बदला सूद समेत लूंगा। यह कहकर वह तेजी से कमरे में चला गया, जबकि मैं बाहर खड़ी गहरी सांसें लेने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मेरे देवर को क्या हो गया है। पहले वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन मैंने उसे अपने कॉलेज की एक पुरानी तस्वीर दिखाई थी और उसके बाद से ही उसकी नीयत बदल गई। यह बात 6 साल पहले की है और तब से बहुत कुछ बदल गया है। अब मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन सौरभ जैसे वक्त में फंसा हुआ था वह अब भी उस तस्वीर में अटका हुआ था। मुझे अब बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वह तस्वीर उसे नहीं दिखानी चाहिए थी। वह तस्वीर दिखाकर मैंने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था।
जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, अपने पति की हालत देखकर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। एक ही दिन में वह बहुत कमजोर नजर आने लगे थे। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। उनकी बात सुनकर मैं तेजी से उनके गले लग गई और बोली, जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाओ। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, मेरे पति का दोस्त वहाँ आ गई और उसने जो कुछ कहा उससे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसने कहा कि मेरे पति को 8 महीने अस्पताल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। 8 महीने अपने पति के बिना गुजारना मेरे लिए असंभव सा था। मैंने बेचैनी से अपने पति की तरफ देखा, लेकिन वह मुझसे नजरें चुराने लगे। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि उनकी दोस्त ने जो कहा है वह सच है। अभी हमारी शादी को केवल 3 महीने ही हुए थे और अब इतनी बड़ी मुसीबत सामने आ गई थी। यह सुनकर मेरी माँ वहाँ से चली गई, जबकि मैं अपने पति से सवाल करने लगी और शिकायती लहजे में कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना 8 महीने कैसे गुजारूंगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें सब्र और शुक्र के साथ ये महीने गुजारने होंगे, क्योंकि अगर तुम चाहती हो कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं, तो मुझे अपना इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने उनसे कहा, क्या मैं अपनी माँ के घर जा सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने तेजी से नहीं में सिर हिलाया और कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। दरअसल थोड़ी देर पहले ही माँ की कॉल आई थी। तब मैंने माँ को यही सलाह दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे बगैर तुम्हारे लिए वहाँ पर गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया और मुझे डांटते हुए कहने लगी, अभी बहू को आए हुए 3 महीने भी नहीं गुजरे और तुम उसे दोबारा से 8 महीने के लिए मायके भेजने की बात कर रहे हो। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो और अपनी पत्नी को भी समझा दो कि वो मुझसे इस बारे में दोबारा बात न करे। पति की बात सुनकर मैंने अपना सिर दोनों हाथों में गिरा दिया। वह सोच रहे थे कि शायद मेरे लिए उनके बगैर गुजारा करना मुश्किल है। यह बात सच थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह थी कि मेरा घर और मेरा पति का घर एक ही शहर में थोड़ा दूर था। मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरा भाई बिल्कुल आजाद हो जाता था। आज जो हरकत मैंने उसके साथ की थी, उसके बाद मैं बहुत डर महसूस कर रही थी। मैंने भाई के चेहरे पर पहले कभी ऐसा गुस्सा नहीं देखा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और वो किसी दरिंदे की तरह लग रहा था। अगर उस वक्त मेरी माँ मेरे साथ ना होती तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकती थी। डर के मारे मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझसे पूछा। उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से ना में सिर हिलाया। मैं भूल गई थी कि इस वक्त मैं अपने पति के साथ हूँ। उनसे बात करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मेरा भाई वहाँ आ गया। मुझे देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराया और फिर मेरे पति की तरफ मुड़कर कहने लगा, क्या जीजी, आप तो 8 महीने के लिए अस्पताल के होकर रह गए हो। आपके पीछे प्यारी दीदी का क्या होगा? अपने भाई की बात सुनकर मैंने तेजी से अपने पति के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ उस वक्त एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट फैली हुई थी। यकीनन वो अपने साला की करतूतों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वह बड़े मजे से बातें कर रहे थे। दिल तो किया कि वहीं उनके सामने भाई की पोल खोल दूं, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं यह भी जानती थी कि वह भाई पर मुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मुझे उनकी जिंदगी में आए हुए सिर्फ 3 महीने ही तो हुए थे, जबकि भाई के साथ कई साल बिता चुके थे। अरे जीजा जी, आप फिक्र क्यों करते हो? मैं तो दीदी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। वह बहुत ही चालाकी से कह रहा था। उसकी बातों का मतलब मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरा पति उसकी बातों के पीछे छिपे अर्थ को समझ नहीं पा रहा था। वह उसकी बातों पर मुस्कुराए जा रहे थे और यही कह रहे थे, तुम पर मुझे बहुत भरोसा है, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अगर मेरे पति को पता चल जाता कि वह किस नियत से यह कह रहा है, तो वह उसका खून कर देते। लेकिन समस्या यही थी कि मैं अपने पति को कैसे बताऊं कि मेरा भाई एक नंबर का कमीना है और वह मुझ पर बुरी नजर रखे हुए है। मैं वहां से उठकर जाने ही वाली थी कि मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, मेरे पास ही बैठी रहो जब तक मुझे नींद नहीं आती। मैं खामोशी से उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने आंखें बंद कर लीं। मैंने एक नजर उठाकर अपने भाई की तरफ देखा, जो अभी भी मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहा था।
फिर उसने एक बहुत ही अजीब इशारा किया जिसका मतलब मुझे काफी देर बाद समझ आया। मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इस कदर शर्मिंदगी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं बैठ सकी और जल्दी से उठकर बाहर चली आई। गैलरी में खड़ी होकर गहरी सांसें ले रही थी, तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो वहाँ मेरा भाई खड़ा था। वह मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या ख्याल है, आज रात का प्रोग्राम बनाऊं या फिर कल दिन का? क्योंकि आज रात तुम्हारा पति घर पर नहीं होगा और कल दिन में तुम्हारी माँ घर पर नहीं होगी। यह दोनों मौके हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम भी बहुत ज्यादा एंजॉय करोगी। उसकी बातें सुनकर अचानक ही बिना सोचे समझे मेरा हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो फिर भी मुस्कुरा रहा था और बोला, जो कुछ मैं तुमसे लेने वाला हूँ उसके सामने यह छोटा सा थप्पड़ तो कुछ भी नहीं है। चलो तुम जितने चाहो उतने थप्पड़ मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज मैं तुमसे लूंगा उसके बाद तुम क्या करोगी? इतने में एक लेडी नर्स वहाँ आ गई। उसने मुझे अपने भाई को थप्पड़ मारते हुए देख लिया था और बहुत गुस्से से मेरे भाई को डांटते हुए कहने लगी, तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने नर्स से कहा, यह मेरा छोटा भाई है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने जल्दी से हमसे माफी मांगी और वहाँ से चली गई। मैंने एक नजर अपने भाई की तरफ डाली जो गुस्से में मुझे देख रहा था। उसे छोटा भाई कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी। जैसे ही मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। पास ही मेरा भाई बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत परेशानी नजर आ रही थी। मुझे देखकर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, अब आपकी तबीयत कैसी है? उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई और उसके चेहरे की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर खराब नियत नहीं थी, बल्कि वहाँ पर फिक्र छाई हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरे लिए इतना फिक्रमंद हो सकता है। मैंने उसे जल्दी से पीछे हटाया और कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब जल्दी से जाओ यहाँ से। यह कहकर मैंने उसे जबरदस्ती कमरे से भेज दिया। वो भी खामोशी से वहाँ से चला गया। उसके इस तरह खामोशी से जाने पर मैं खुद हैरान रह गई, लेकिन मेरी हैरानी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद भाई दोबारा कमरे में आ गया और डॉक्टर से बातें करने लगा। फिर वो डॉक्टर को अपने साथ बाहर ले गया। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। तीसरी बार जब नर्स कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बीपी लो हो गया था, इसलिए आप बेहोश हो गई। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। मैं थोड़ी देर और वहीं लेटी रही। जब मैं बाहर निकली तो माँ मेरा इंतजार कर रही थी। वह मुझे घर ले जाने के लिए आई थी। रास्ते में मैं अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी। अचानक गाड़ी रुकी और वह भी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि अब मुझे जिंदगी भर उसे देखना होगा। मुझे अब सोचना था कि इस स्थिति से खुद को कैसे बचाऊं। घर पहुंचते ही मैं सबसे पहले माँ के कमरे में गई। उन्हें मुझसे कुछ पूछना था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो। तुम्हारे पति की तबीयत इतनी खराब हो गई है और तुमने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तुम्हारी वजह से उसका कैंसर दूसरी स्टेज पर पहुंच गया है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सारा इल्जाम मुझ पर डाल सकती हैं। मैंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। उसी वक्त भाई कमरे में आया और उसने माँ से कहा, दीदी का इसमें कोई कसूर नहीं है। माँ ने फिर कहा, तुम उसकी साइड मत लो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किसका कसूर है। माँ का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। भाई ने मुझे इशारे से वहाँ से जाने को कहा और मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था और साथ ही अपने पति की हालत पर भी। लेकिन अचानक मेरे भाई का बर्ताव बदल गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतनी जल्दी बदल सकता है। शायद उसे अपने जीजी की बीमारी से डर लगने लगा था या फिर कोई और वजह थी।
जो भी हो, अब वह मुझे पहले की तरह नहीं देखता था, बल्कि अब वो मुझसे इज्जत से बात करने लगा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब सिर्फ एक जाल है, जिसमें फंसकर मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालने वाली थी। उन दिनों मेरी माँ अक्सर घर से बाहर रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जाती है और फिर रात को ही लौटती थी। जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा और बस इतना ही कहा, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ से आती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी देवर भी शादीशुदा था और पहले ही कम ही हमारे घर आती थी। जब से मेरे पति बीमार हुए थे तब से उसने हमारे घर आना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए अस्पताल ही जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सिर्फ अपने भाई से ही मोहब्बत हो। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल था तो वह हर वक्त घर के अंदर ही रहता था। उसकी पढ़ाई भी कुछ साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब वह किराने की दुकान संभाल रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने दुकान पर किसी से लड़ाई करके वह भी छोड़ दी थी और अब वह खुद ना जाने सारा दिन अपने कमरे में क्या करता रहता था। वह सिर्फ खाने के लिए ही बाहर आता था। खैर, मैं थोड़ी खुश थी क्योंकि पति के बीमार हो जाने पर मुझे जो डर लगा था वह अब खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन मेरे भाई ने बर्गर बनाया और कहा, मैंने बड़े ही चाव से बनाया है, बताइए कि ये कैसा बना है। उसकी बात सुनकर मैंने खामोशी से वो बर्गर ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बर्गर को खाने के बाद मेरी जिंदगी में क्या बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने जैसे ही बर्गर खाया, थोड़ी ही देर में मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज को तहस नहस कर दूं। अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। सामने ही मेरा भाई खड़ा था जो मुझे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। उसे इस तरह हंसता देख मैं बहुत ही अजीब और डरावनी हालत में थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो बस किसी भी तरह से मेरे भाई को हासिल करने की चाहत में बदल गई थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि मैं खुद को उसकी हवाले कर देती, अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और मेरी माँ अंदर आ गयीं। उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल कर रहा था कि वो कहीं गायब हो जाएं। मैं अंदर ही अंदर उन्हें खूब बुराबला कहने लगी। गुस्से से मैंने उनकी तरफ देखा और अपनी इस हालत से मैं खुद भी हैरान थी। ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझसे यह सब करवा रहा हो। मैंने अपनी माँ से कहा, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से जाइए। मेरी बात सुनकर वो बेयकीनी से मेरे चेहरे को देखने लगी। दूसरी तरफ भाई भी परेशान हो गया। उसे भी अंदाजा नहीं था कि माँ अचानक इस तरह लौट आएंगी। उसने जोर से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और तकरीबन 2 घंटे तक मैं इसी तरह परेशान रही। 2 घंटे के बाद जब मेरा दिमाग ठंडा हुआ तो मुझे अपने भाई पर बेहद गुस्सा आने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका क्या कर दूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे खाने में ऐसी कोई चीज मिला सकता है जिससे मेरे हार्मोन काबू से बाहर हो जाएं। शाम के वक्त मैं उसके पास गई और साफ साफ बात करने का फैसला किया। मेरी बात सुनने से पहले ही वो उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से तुम्हारा दीवाना हो गया था। मैं किसी भी तरह से तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। जब तुम खुद को मेरे हवाले करने के लिए तैयार नहीं हुई तो मैंने यह दवाई बना ली। इसके जरिए न सिर्फ मैं तुम्हें अपने काबू में कर सकता था, बल्कि तुम्हारे बच्चे भी। इतना कहते ही वो चुप हो गया। मुझे अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने उससे कहा, मुझसे पूरी बात करो। और फिर मेरे दिमाग में हॉस्पिटल की वो घटना घूम गई जब डॉक्टर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा भाई मुझे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उसने मेरा बाजू पकड़ा और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें ये बच्चा इस दुनिया में नहीं लाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। अगर ये बच्चा आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस समय वह एक पागल और जुनूनी इंसान जैसा लग रहा था। मैंने किसी तरह खुद को उसकी पकड़ से आजाद किया। मैंने समझदारी से काम लिया और जब मैं भाई के कमरे में उससे बात करने गई थी, तभी मैंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू
शुरू कर दी थी। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी और अब मेरे पास एक सबूत था जिसे मैं अपने पति को दिखा सकती थी। मैंने तुरंत अस्पताल की ओर जाने का फैसला किया। रात के उस समय जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरी माँ परेशान हो गयी, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अस्पताल जाकर मैंने अपने पति को पूरी बात बताई तो उसका खून गुस्से से खौलने लगा। मैंने उसे समझाया कि यह समय गुस्से से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिर मैंने साफ साफ कह दिया कि इस हालत में मैं अपने घर नहीं रह सकती। अपने पति की इजाजत लेकर मैं अपनी सास के घर लौट आई। आज भी मैं अपनी सास की शुक्रगुजार हूँ कि वो उस दिन आ गई थी। अगर वो ना आती तो मेरे फिर वही सब कुछ करते जो इतने दिनों से करते आ रहे थे। शायद फिर मेरे पास कुछ भी बचता नहीं। मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया तो उन्होंने बताया कि मैंने हैवी डोज ली थी। अगर मैंने एक और डोज ली होती तो मेरे बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती। 8 महीने तक मैं अपनी सास के घर ही रही और फिर उसके बाद मैं अपने पति के साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे